तो आज के आपके करंट अफेयर्स 24 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, शॉर्ट में IPEF। IPEF बेसिकली आपके अमेरिका एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है इंडो पैसिफिक कंट्रीज के लिए। इंडो पैसिफिक बेसिकली उन कंट्रीज को रेफर किया जाता है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन इन दोनों के बीच में लाई कर जाती है। तो एक साइड पे अमेरिका को पैसिफिक ओशन लगता है और इस साइड से जैसे इंडिया को इंडियन ओशन का पार्ट लग गया नीचे से, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की कंट्रीज को कंबाइंडली कभी बोलना हो तो इस एरिया को कहते हैं इंडो पैसिफिक, जहां पे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों आके सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका क्या कर रहा है, बेसिकली एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लेके आ रहा है। देखो, ये किसी भी तरीके से ना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स उन्हें कहते हैं जहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज, या तो बाइलेटरल हो सकता है या मल्टीलेटरल भी हो सकता है। यहाँ पे मैं बाइलेटरल का एग्जांपल समझा रहा हूँ, दो कंट्रीज के। देखो, दो कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं। अगर ए कंट्री कोई भी सामान अपने बी में भेजती है, नॉर्मल केसेस में जैसे बी कंट्री में पहुंचेगा वहां पे कस्टम ड्यूटी सब कुछ लग जाएगा। ठीक है, बी का सामान जब ए में जाएगा वो भी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये क्या कहते हैं कि जितने भी एडिशनल ड्यूटीज हैं, लेवीज हैं, टैक्सेस हैं, हम ये सब कुछ इग्नोर कर देंगे और हमारे बीच में ट्रेड ऐसा होगा जैसे कि एक सिंगल कंट्री के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा है तो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जाने के लिए कोई अलग से टैक्स तो नहीं देना पड़ रहा। तो उसी तरीके से यहां पे भी कोई अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल सेम जो प्राइस मेरी कंट्री में है, मैंने सामान जब वो दूसरी कंट्री में भेजा, वो कंट्री उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी और वो सामान उसी प्राइस पे उस कंट्री पे बिकेगा। इससे क्या होता है, एक तो देखो मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है, बिजनेसेस में आपस में कंपटीशन क्रिएट हो गया। तो अगर बिजनेसेस में कंपटीशन क्रिएट होगा तो बिजनेसेस और बेटर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और बेटर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके एक तो क्वालिटी बेटर होती जाती है, प्राइस बेटर होते जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ यही अल्टीमेटली कंज्यूमर को ऑप्शंस भी डिलीवर करता है। कंज्यूमर के पास भी तो मल्टीपल कंपनीज के ऑप्शन आ गए कि मैं लेट्स सपोज इंडिया के अंदर, इंडिया ने लेट्स सपोज कईयों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो आपके पास ऑप्शन है एक ही प्रोडक्ट लेट्स सपोज मेड इन इंडिया का भी अवेलेबल होगा, मेड इन सिंगापुर भी, ठीक है, किसी और कंट्री का भी, मेड इन जापान भी अवेलेबल होगा। तो जब मल्टीपल कंट्रीज के साथ हमें अवेलेबल है वो ऑप्शन, मैं खुद चूज कर सकता हूं कि जब प्राइस सेम है कि मुझे किसका प्रोडक्ट ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं। क्लियर है? तो ये जो आपका फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रीज को ना आपस में लिंक करना चाहते हैं। हम इस पूरी पार्टनरशिप का मेन फोकस होगा सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करने में। हम किस तरीके से ट्रेड, सप्लाई चेन, रिसेलेंसी, क्लीन एनर्जी और डी कार्बनाइजेशन, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, फिर टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स, ये सारी चीजें। ये चीजें है क्या, देखो, ट्रेड, सप्लाई, रिसेलेंसी। अभी दुनिया को कोविड के टाइम में एक चीज रियलाइज होगी कि दुनिया कितनी ज्यादा चाइना के ऊपर रिलाई करती है अपने सामान के लिए। चाइना अपनी इकोनॉमी बंद करता है तो सारी दुनिया में उन चीजों की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे इस टाइम एक इंडस्ट्री खासकर सफर कर रही है, जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं, जितनी भी इंडस्ट्रीज के अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं ना, वो सारी इंडस्ट्री सफर कर रही है।
आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सफर कर रही है, गाड़ियों की डिलीवरी बैक चल रही है, कंप्यूटर्स महंगे होते जा रहे हैं, ठीक है। हर इंडस्ट्री जहां पे भी सेमीकंडक्टर डलते हैं सब महंगे होते जा रहे हैं, या उन्हें रिलायबिलिटी का ऑप्शन प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि चाइना के अंदर, चाइना जो अपने आप को बारी बारी लॉकडाउन लगाता रहता है, उसके कारण प्रॉब्लम। तो हमें सप्लाई चेन ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है दुनिया में, एक सिंगल कंट्री की जगह। तो सारी दुनिया के बिजनेसेस ढूंढ भी रहे हैं इस टाइम जगहें चाइना के सिवा, और वो कहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वो वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप यहाँ पे अमेरिका एस्टैब्लिश करना चाहता है। देखो ये ऑलरेडी हम जो 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है, आज आपकी मीटिंग भी है ट्यूसडे को, ये कल करंट अफेयर हम पढ़ेंगे इसके बारे। क्वाड, क्वाड 4 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन सी 4 कंट्रीज? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है क्वाड। ये जो 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, हम भी आपस में इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि हम सप्लाई चेन आपस में बांट लें, ताकि हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाए, ठीक है। अमेरिका के अंदर रिसर्च बहुत होती है, ठीक है। जापानीज के पास सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजीज में से अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया के पास रॉ मटेरियल बहुत है, और इंडिया के पास लेबर सरप्लस है। हर कोई अपने अपने बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर सकता है और हम सप्लाई चेन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यही चीज की जो पार्टनरशिप बन रही है वो बनेगी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। क्लियर है? तो अभी इसके अंदर आपके क्वाड मेंबर्स चारों ने पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा न्यूजीलैंड ने पार्टिसिपेट किया, और 10 एशियान कंट्रीज के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब ये एशियान कौन सी कंट्रीज हैं? आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रेफर किया जाता है, अगर आप इंडिया से बियॉन्ड, आपका इंडिया है, हमारे यहाँ पे ये बांग्लादेश आ गया, इसके बाद यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार, लाओस, आइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये जितने भी ये कंट्रीज हैं, फिलीपींस, ठीक है, ब्रूनी, ये जितने भी ये कंट्रीज हैं ना, म्यांमार ऑनवर्ड्स, ये सारे के सारे इन सबको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, और एक आधी कंट्री, म्यांमार, एक और आधी कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, फिलीपींस, ब्रूनी के सिवा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ 10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 3 जो कंट्रीज चाइना के ज्यादा क्लोज है ना, उन्होंने इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर कल पार्टिसिपेट नहीं किया, वो है म्यांमार, कंबोडिया और लाओस। ये तीनों एशियन के मेंबर्स हैं, पर इन तीनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि ये यूएस लेड है, ठीक है। चाइना इसमें इनवाइटेड नहीं था, तो इन तीनों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये क्लियरली चाइना को फेवर करते हैं। क्लियर है? सेकेंड करंट अफेयर है हाइड्रोजन फ्यूल एंड हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में। बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल है क्या? देखो ये एक जीरो, अगर हाइड्रोजन फ्यूल हम बनाने में कामयाब हो जाएं, ये 0 कार्बन फ्यूल होगा, यानी कि जब इसके थ्रू हम गाड़ियां, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी यूज करेंगे, इसके थ्रू कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, तो कोई भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट नहीं होगा अगर हम इसे बना पाए। अभी ये टेस्टिंग स्टेज पे है, कुछ गाड़ियां, कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली बने हैं इसके, पर वो सिर्फ अभी टेस्टिंग स्टेज है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन अभी इनकी नहीं शुरू हुई, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ना एक प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसके अगर तुम हल्की सी पास आग भी ले जाओगे ना, ये सिर्फ जलती नहीं है, धमाका करती है। तो ऐसी चीजों को अगर हम अपनी गाड़ियों के अंदर और घरों के अंदर डालें तो बहुत बड़ा रिस्क है कि फट ही ना जाए, तो अभी इन्हें पहले सेफ बनाना जरूरी है, पर अगर इन्हें बना पाए तो ये 0 कार्बन फ्यूल है। और
इंडिया खासकर काउंट कर रहा है कि मैं हाइड्रोजन फ्यूल को अपना मेन फ्यूल बना लूं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, पर गवर्नमेंट का खासकर फोकस है कि अगर हाइड्रोजन हम कर पाए ना, हम दुनिया के लीडर्स बन जाएंगे हाइड्रोजन में, क्योंकि इस टाइम बाकी दुनिया के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर काम नहीं हो रहा। हम सिर्फ इकलौता, मतलब अगर लार्ज स्केल देखें, इकलौता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस बना हुआ है हाइड्रोजन के ऊपर। तो बहुत ही एक विजनरी पॉलिसी है जो एक्चुअली काम कर सकती है। अगर हाइड्रोजन के ऊपर हमारी जितनी कंपनीज ने कमिट किया है, गवर्नमेंट ने अपने फंड कमिट किए हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनाई गई है, जो मैं आगे बताता हूं, ये सब कुछ काम करके हम दुनिया में एक्चुअली हाइड्रोजन के लीडर बन जाएंगे। और ये गाड़ियां अगर इंडिया के अंदर आने लगी तो ये आराम से पेट्रोल डीजल इन सारी चीजों को रिप्लेस कर जाएंगी। आने वाले टाइम में हमें ना पेट्रोल डीजल बाहर से मंगाना पड़ेगा, ये आराम से सारी की सारी मार्केट उनकी खत्म कर सकती हैं। ठीक है, इनकी कॉस्ट बहुत लो होगी क्योंकि इन्हें एटमॉस्फेयर से ग्रैब करके, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में आराम से मिल जाती है। ठीक है, वहां से ग्रैब करके इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, बर्न विद ऑक्सीजन है। तो ये आपके इंटरनल कंबशन इंजन्स में यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल सेल, जिसके थ्रू आपकी गाड़ियां ये सब कुछ चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेनी मेनी ईयर्स के लिए भी चल सकते हैं, मतलब बार बार रीफिल करके बहुत सालों के लिए यूज हो सकती हैं। और ये स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर भी इसे फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है, तभी वो धमाके से पूरे के पूरे लिफ्ट ऑफ, तो एनर्जी बहुत होती है। बस वही है कि यूज कैसे करें। अब देखो हाइड्रोजन कैसे बनेगी, मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं। अब हाइड्रोजन आप कैसे प्रोड्यूस करते हो उसके मुताबिक हाइड्रोजन को ना कलर दिया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन, जैसे आज जो अगर आप करंट अफेयर जो न्यूज है, ठीक है, इंडिया का मेन फोकस है लीडर बनना ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं, ये सब कुछ लग रहे हैं, वहां से हम हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस कर पाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, वो सारी की सारी आपके ग्रीन हाइड्रोजन पे होगी। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है वो पानी के अंदर दो एनोड और कैथोड दोनों को डिप करते हैं। केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट देखा होगा, एनोड और कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव दो रॉड्स होती हैं, पानी के अंदर डिप करो, फिर उसके थ्रू बिजली पास करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग होने लग जाती है। तो इस तरीके से तुम पानी से हाइड्रोजन गैदर कर सकते हो। और क्योंकि दुनिया में समुद्रों में पानी भरा पड़ा है, हम आराम से जितनी मर्जी हाइड्रोजन समुद्र से भी गैदर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रे जब आपके नेचुरल गैस को यूज करके की जाती है, ब्राउन जब ब्राउन कोल जो लिग्नाइट कोल है उसे यूज की जाती है, ब्लू जब आपके नेचुरल गैस से, पिंक जब आपकी न्यूक्लियर एनर्जी से, टर्कोइज मीथेन से, येलो आपकी सोलर से, और ऑरेंज आपकी विंड से। ठीक है, तो ग्रीन इन जनरल देखो, सोलर और विंड जो है वो दोनों भी रिन्यूएबल एनर्जी है, पर अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी एज अ मिक्सचर देखोगे तो हम उसे ग्रीन बोल देंगे। अगर आप सिर्फ सोलर और विंड रेफर कर रहे हो तो उनके लिए अलग रंग भी है। ठीक है, ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जीज ही हैं। ठीक है, तो अपने आप वो ग्रीन का पार्ट बन जाती हैं। पर अगर सिंगल फॉर्म में देखना हो, इंडिया सारी रिन्यूएबल एनर्जीज के थ्रू प्रमोट कर रहा है, इस कारण हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर मेन फोकस कर रहे हैं कि हम इस ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ा सकें। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो, जैसे मैंने आपको उसकी हमने पॉलिसी बनाई है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। इसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, देखो एक गवर्नमेंट ने ना बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया है कंपनीज को जो भी ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगी। क्या इंसेंटिव है कि जो भी कंपनी जुलाई 2025 से पहले अपना प्लांट लगाती है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, उन्होंने जहां पे भी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाया है और जहां पे वो अपना ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चाहती हैं, उन्हें 25 साल के लिए बीच में ट्रांसमिशन लाइंस फ्री मिलेंगी। इसका क्या मतलब है, इस
पूरे कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैं सिंप्लीफाइड चीज तौर पे समझाता हूँ। देखो लेट्स सपोज किसी कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का सोचा, पर उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो प्लांट लगाने की जगह उन्हें मिली, वो मिली लेट्स सपोज गुजरात में। तो गुजरात में जाके यहाँ पे अपनी लैब्स बनाएंगे जहां पे आपकी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगी और स्टोर की जाएगी। पर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस बिजली चाहिए। अब बिजली या तो तुम लोकल बिजली ले लो, पर वो तो कोल से आ रही है। पर ग्रीन हाइड्रोजन को कौन सी बिजली चाहिए? रिन्यूएबल से, रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली चाहिए ना, तभी तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर कोल से ही होगी फिर वो ग्रीन कैसी रही? तो ये जो है इसके लिए यहां से वो तारें यूज कर सकते हैं और उन्हें जहां पे उनका प्लांट है, जहां पे लेट्स सपोज उन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं, ठीक है, किसी जगह पे उन्होंने सोलर पैनल लगाए, लेट्स सपोज उत्तर प्रदेश में उन्हें सोलर पैनल लगाने की जगह मिली। सोलर पैनल उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाए, यहीं पे इन्होंने थोड़ी सी विंड मिल्स भी लगा दी, ठीक है, और सोलर पैनल लगा दिए। अब ये बिजली उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन गुजरात में प्रोड्यूस करनी है। अब बीच में क्या, कैसे बिजली पहुंचाएंगे? देखो जितनी भी सरकारी केबल का नेटवर्क फैला हुआ है या जितना प्राइवेट का नेटवर्क भी फैला हुआ है ना, सरकार ने बोला है कि 25 साल के लिए, वैसे क्या होता है अगर आपको कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह बिजली ट्रांसफर करनी होती है ना, आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो ये जितनी भी आपकी कंपनीज हैं ये रेंट पे करती हैं तारों के थ्रू अपनी बिजली पास करवाने का, ठीक है। सरकार ने बोला है कोई भी कंपनी जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी, अगर उनका प्लांट दूर भी है उनके रिन्यूएबल से, ये बीच में जितनी भी चाहे कुछ किलोमीटर ही हो, तब भी ये बीच में जितनी ट्रांसमिशन लाइन आएगी उस पर कोई रेंट नहीं लगेगा 25 साल के लिए। तो इतना पैसा, ये करोड़ों में जाता है अमाउंट, तो ये सारा करोड़ों का अमाउंट माफ कर दिया जाएगा, इसका कोई रेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो फ्री में बिजली ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि तभी प्रमोट हो पाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें काम करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? थर्ड करंट अफेयर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ना एक्चुअली यूनाइटेड नेशन से भी पुरानी है। यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक पीस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में, उसे कहते थे लीग ऑफ नेशंस, जो 1919 में बनी थी। लीग ऑफ नेशंस उस टाइम पे आपके 1919 से पहले 1917 में टू बी वेरी प्रिसाइज आपके रशियन रेवोल्यूशन होके हटा था। रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया में क्या पॉइंट आउट किया था? रशियन रेवोल्यूशन, जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, 1917 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ही। रशिया 1917 में इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 क्विट कर गया था जल्दी, क्योंकि उनका अपना ही रेवोल्यूशन हो गया था। वहां पे जो राजा था उसे जार कहते थे, जार का तख्ता पलट हो गया था, उसे गद्दी से हटा दिया गया था, और वर्कर्स ने, जो सोवियत्स थे, सोवियत्स का मतलब होता है वर्कर्स, उन्होंने तख्ता पलट करके अपनी सरकार बना दी थी। इसके बाद दुनिया भर में वर्कर्स के इश्यूज को प्रमोट किया गया कि वर्कर्स के साथ जो दुनिया भर में ट्रीटमेंट है इसे बेटर करना जरूरी है, क्योंकि उस जमाने में 18-18 घंटे फैक्ट्रीज में काम करवाते थे और तब भी इतनी कम वेज मिलती थी कि 2 वक्त की रोटी भी खरीदनी मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो ये सारी वर्कर्स की ट्रीटमेंट, कितने घंटे काम करवाओ, क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए, कैसा सैनिटाइज्ड एरिया होना चाहिए उनके बैठने का, ये सारी चीजें सब कुछ आपके जब वर्ल्ड नोटिस में आया तो लीग ऑफ नेशंस के टाइम पे ही आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका दुनिया भर में काम यही है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करना है और दुनिया भर में लेबर स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करवाने की कोशिश करने हैं कि लेबर के साथ कैसे पेश आए, क्या उनके लिए कानून बनाए जाए उन्हें सिक्योर करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट बेटर करने के लिए, ठीक है। अब आज के टाइम पे आईएलओ के 187 मेंबर्स हैं, ठीक है। 186 आपके यूएन के मेंबर हैं और एक कुक आइलैंड जो यूएन का मेंबर नहीं है, ये पैसिफिक
ओशन में पड़ता है, कुक आइलैंड इस साइड पे है, ठीक है, इन आइलैंड्स में है, ठीक है। तो वो यूनाइटेड नेशन को उसने नहीं ज्वाइन किया था, ऊपर इसका पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ये दुनिया की ना एक इकलौती एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकियों से किस बात पे अनोखी है। देखो बाकी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या तो एनजीओ होती हैं जिन्हें प्राइवेट रन करते हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। खासकर जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई हैं वो तो सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट उन्हें रन करती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर पे काम करती है। ट्राइपार्टाइट का मतलब होता है तीन मुंह, तीन हिस्से, मतलब तीन कॉर्नर्स हो गए इसके। इसके अंदर आपके गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर्स, यानी कि आपके गवर्नमेंट्स जो कंपनीज हैं वो, और जो वर्कर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव सारे इसके मेंबर्स हैं। और वो सारे के सारे यहाँ पे आके अपने मुद्दे रखते हैं और उसके मुताबिक यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ठीक है। कोई दुनिया भर में इन्फोर्स करने वाला फैसला नहीं है सुना सकते, पर कुछ कन्वेंशन, कुछ ट्रीटीज इन्होंने जरूर बनाई है। जो जो कंट्रीज उन ट्रीटीज के साथ एग्री करती हैं, फिर वो उन्हें यहाँ साइन करके जाती हैं और अपने देश में लागू करवाने की कोशिश करते हैं। अगर वो ना भी लागू करवा पाए, ये कुछ कर नहीं सकते, पर कोशिश होती है कि लागू करवा दिया जाए। ठीक है, जैसे कि चाइल्ड लेबर के ऊपर है ना, 2 या 3 साल पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। उस साल इंडिया ने चाइल्ड लेबर की कन्वेंशन साइन की थी। उसका ना पेपर में, करंट अफेयर्स में क्या था, करंट अफेयर में उस कन्वेंशन के ना नंबर आए हुए थे, आई थिंक 153 था, ऐसा कुछ नंबर था। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब करंट अफेयर यही था कि इंडिया ने कन्वेंशन नंबर ये और दो कन्वेंशन साइन की थी, चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग ही थी दोनों। कन्वेंशन नंबर ये और कन्वेंशन नंबर ये साइन की है जो इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर को खत्म करने में हेल्प करेगी। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि रिसेंटली न्यूज में सुनी गई कन्वेंशन नंबर ये और ये जो नंबर जो भी था, मैं अब एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे याद, ये दोनों किस चीज से जुड़ी हुई है? तो उसका आंसर डायरेक्ट था चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही सोचने, बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन भी पेपर में होते हैं। फोर्थ करंट अफेयर, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली इंडिया के ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आर्टिकल 263 का। आर्टिकल 263 के अंदर इंडिया के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात की गई है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि देखो, इसे इस्टेब्लिश करेगा प्रेसिडेंट, जब वो चाहेगा, जब उसे लगेगा ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, प्रेसिडेंट कभी भी इंटरस्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकता है। उन्होंने ये पावर 1990 में जाके यूज की थी और इंटरस्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश किया। इस इंटरस्टेट काउंसिल में होता क्या है, सेंटर में आपके प्राइम मिनिस्टर वो हेड होते हैं, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन टेरिटरीज जिनकी लेजिस्लेटिव है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी हो गया अभी के लिए, जम्मू कश्मीर भी आगे बन जाएगी, और फिर बाकी सारे यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जैसे चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारे, यानी कि इंडिया के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, इवन गवर्नर्स होंगे, ठीक है, और 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे एक मीटिंग में बुलाए जाते हैं ताकि इंडिया के सारे मुद्दे डिस्कस किए जा सके। सारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं, टॉप एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, ठीक है, ये अपनी अपनी स्टेट के मुद्दे डिस्कस कर सके कि हमारी स्टेट को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लेट्स सपोज किसी भी 2 स्टेट में कोई भी झगड़ा है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन सारी चीजों को दूर करके हम इंडिया की यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। तो इंटर स्टेट काउंसिल इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया कि इंडिया की यूनिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। कभी भी कोई मुद्दा, तो यहाँ पे एक साथ बैठ के फैसले ले सके, तो डिसेंट्रलाइजेशन होगी, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे बांटनी है वो सब कुछ की बात कर सके, ठीक है, तो ऐसे सारी की सारी प्रोडक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे एस्टैब्लिश करें, लोन्स के, वो सब कुछ हर चीज डिस्कस करते हैं। पैसा कैसे यूटिलाइज करें, क्या नई स्कीम बना सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, किन स्टेट्स की कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर किसी स्टेट ने उसका कोई सोल्यूशन ढूंढा है दूसरा भी यूज कर सकता है, एक दूसरे से लर्निंग भी हो जाएगी।
तो इन चीजों के लिए आपके ये इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया, ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट? तो ये अभी बस न्यूज यही थी कि इसे अब दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो अभी कुछ दिनों में मीटिंग शुरू हो जाएगी इसकी भी सेंटर में, ठीक है, तो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्लियर है, कोई भी डाउट? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।